ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लगातार कोरोना के केसेस देश भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। देश की अगर बात कर ले तो आज 1 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है। यानी एक बार फिर से वही हालात हो चुके हैं जो कि 1 साल पहले हुआ करते थे। 1 साल पहले जो डर था, जो चिंता थी, वो एक बार फिर से वही डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। हालांकि कई दिनों से लगातार यही चिंता जाहिर की जा रही थी कि कहीं कोरोना के आंकड़ों की जो संख्या है वो लाख को पार ना कर जाए, लेकिन आज वैसा ही देखने को मिल रहा है। 1 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है। हमारे देश में कोरोना की जो स्थिति है एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति है। उम्मीदें थी कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगी तो चिंताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि एक बार वही वाली चिंताएं फिर से हमारे सामने आ चुकी हैं जब वैक्सीन नहीं थी। यही चिंता थी कि दवाई चाहिए हर किसी को, देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन का इंतजार था, कोविड वैक्सीन का इंतजार था। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी अगर वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं तो एक बार फिर से चिंता बढ़ती है, स्वास्थ्य विभाग की भी और सरकार की भी। चिंता क्योंकि इसलिए बढ़ती है, हालात एक बार फिर से वही हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है। वीकेंड लॉकडाउन अभी सरकार की तरफ से लगाया गया है। हालांकि इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर इससे भी हालात कंट्रोल नहीं होते हैं, वैसे सरकार को पूरी उम्मीद है कि हालातों पर काबू पाया जाएगा वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के जरिए। अगर इससे भी हालातों पर काबू नहीं पाया जाता है तो आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, आगे भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हो सकता है पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि अभी की जो पाबंदियां हैं, आपको बता दें कि नए नियम 5 अप्रैल रात 8 बजे 30 अप्रैल तक लागू किए जाएंगे। नए नियमों को मिशन बिगिन अगेन के बजाय ब्रेक द चेन कहा जाएगा और नियमों के अनुसार खेती से जुड़े कामों को पहले की तरह शुरू रखा जाएगा। राज्य में धारा 144 लागू होगी। दिन में सुबह 7 से रात को 8 बजे तक 5 सबसे ज़्यादा लोगों को साथ में आने की अनुमति नहीं होगी। एक साथ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 5 लोग एक जगह भी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू है। बिना कारण बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। मेडिकल और उसके अलावा जो सेवाएं हैं वो शामिल हैं, इन सबको चालू रखा जाएगा। गार्डन, समुद्र किनारे रात को 8 से सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से पाबंदियां रहेंगी। दिन में अगर सार्वजनिक ठिकानों पर लोग नियम का पालन नहीं करते हुए भीड़ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरीके से बंद करने का अधिकार दिया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रह सकती हैं। हालांकि यहाँ पर अभी कंफ्यूजन है, दुकानें खुली भी हो सकती हैं और दुकानें बंद भी हो सकती हैं। अगर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो सामान ज़रूरी है, वो दुकानें हमेशा खुली रहेंगी। अनाज, किराना, दवा, सब्जी और दूसरी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं या फिर जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़ दें तो मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यानी जो 1 महीने का है, 1 महीने की पाबंदियां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लागू की गई हैं। ये जो पाबंदियां हैं पूरे 1 महीने तक रहेंगी। सभी प्रकार के यातायात नियमों के अनुसार सुचारू रहेंगे। ऑटो में 2 यात्री, टैक्सी में 50% यात्री ही जा सकते हैं। बसों में अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते हैं, यानी वहां पर अब बैठकर यात्रा की जाएगी। लोग खड़े हुए नजर नहीं आएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सके, ताकि उन नियमों का पालन किया जा सके जो पाबंदियां सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़ दें तो सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। तो बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई,
दूरसंचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तरों को खोला जा सकता है। सभी सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी जा सकेंगे। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर सिर्फ 50% कर्मचारियों के जाने की अनुमति है। सभी कर्मचारियों को अब नहीं जाने दिया जाएगा, यानी 50% जो कर्मचारी हैं वो घर पर रहेंगे या फिर वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिस तरीके से पहले भी देखा जा चुका है। मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, सभागृह, वाटर पार्क पूरी तरीके से बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी दर्शन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पार्सल की सुविधा सुबह 7 से रात को 8 बजे के बीच ही चलती रहेगी। सड़क किनारे लगने वाले ठेले सुबह 7 से रात को 8 बजे तक केवल पार्सल दे सकते हैं। ई कॉमर्स डिलीवरी सुबह 7 से रात को 8 बजे तक चालू रहेगी। होम डिलीवरी देने वालों का टीकाकरण होना जरूरी किया गया है। ऐसा ना करने पर 1000 रुपये और संबंधित दुकानों पर 10,000 की कार्रवाई की जा सकती है। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। राजीव तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना का अपडेट बताइए, दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं और खासकर व्यापारियों को कैसी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, इस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर लगभग 3300 के करीब आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश भी करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को ऑर्डर दिए हुए हैं कि बाजारों के अंदर सख्ती करें, मगर वो बाजारों के अंदर सख्ती इतनी नहीं देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर बार दिल्ली सरकार जो है वो जनता को यही कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर चीजों का यूज करें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही और सरकार के अधिकारियों की तरफ से लापरवाही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है। जी, पलायन को लेकर जैसे कि महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ज्यादातर लोग अभी से पलायन करने लगे हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन लगा था, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई थी। अब वही परेशानियां महाराष्ट्र में लोगों में देखने को मिल रही हैं। पलायन को लेकर एक बार फिर से पलायन होने लगा है, अपने अपने गृह राज्य लोग जाने लगे हैं। दिल्ली में ऐसा कुछ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल जो लोग हैं वो पलायन करने जो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर हैं जो बाहर के आए हुए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी इतनी स्थिति नहीं बिगड़ी है कि जिस वजह से लोग बाग जो है या फिर मजदूर जो है वो पलायन थे। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी कहा गया है, मगर कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है तो उसके साथ जाएगा मजदूर भी आने वाले समय के अंदर दोबारा से पलायन करेंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ेगी। मगर इसको संभालने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का जो काम है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी इजाफा किया जा रहा है। मगर हर बार कई तरह इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि लगातार जनता की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। एक और बड़ा सवाल हो जाता है सरकार की ढिलाई को लेकर, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस राजधानी में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर अभी से केजरीवाल सरकार सख्त होगी तो आगे इसको जल्द काबू किया जा सकता है, लेकिन अभी वो सख्ती दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हालात खराब हो जाएं, उसके बाद जल्दबाजी में बड़े बड़े फैसले लेने पड़े, क्योंकि पहले देखा था हमने जिस तरीके से स्कूलों को, कॉलेजों को पूरी तरीके से एकदम क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बहुत सारी दिल्ली सरकार की सख्ती की तो बिल्कुल सख्ती जरूर बोल अधिकारियों को बोला जरूर गया, मगर सख्ती देखने को नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, व्यापारी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो यहाँ तक कि जो सख्ती बरतने की बात है वो भी कहीं ना कहीं नहीं बढ़ती जा रही है। तो उसके साथ जाएगा कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अगर स्थिति इसी तरीके से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं समाधान फिर लॉकडाउन में हो जाएगा और उस वक्त भी स्थिति को संभालने के लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी। मगर वो सख्ती अगर पहले से बरत लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर जिससे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती चली जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। नाइट कर्फ्यू के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। आज देश में कोरोना के 1.3 लाख मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा राज्यों के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा आना अभी बाकी है। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। तब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में एक दिन में 57,000 नए मामले सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने सख्त फैसले लिए। वीकेंड पर लॉकडाउन और बाकी दिन नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। इस लहर में आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और कई राज्यों में तो देखने को ये मिल रहा है कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा है। आपका रिएक्शन? देखिए, लॉकडाउन भी कोई विकल्प नहीं है। लॉकडाउन में आप देखेंगे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो ओपन रहेंगी, बहुत सारी चीजें ओपन। और दूसरा, जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि देखिए, इस समय जो हमारी आर्थिक हालात हैं वो भी परमिट नहीं करते हैं कि लॉकडाउन किया जाए जी। गरीब मजदूर, पहले ही आप देखेंगे कि जो एक लंबा लॉकडाउन हुआ था उससे अभी उभर नहीं पाया है। बहुत सारे जॉब चले गए थे, वो आज तक वापस नहीं मिल पाए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री आज भी बंद है। मान लीजिए मैं टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात करूं, होटल इंडस्ट्री की बात करूं, तो अभी तक उस सदमे से उभरी नहीं है। और जब आपने देखा हुआ लॉकडाउन चल रहा था तब भी सरकारों ने वाइन शॉप खोल दी थी, बहुत सारी चीजें खोलनी पड़ी। और उस समय ये लगा कि भी आर्थिक हालात परमिट नहीं कर रहे हैं, हम अपने खर्चे नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए कुछ जहाँ से रेवेन्यू आ पाए उनको खोलना जरूरी है। यानी आर्थिक हालात सरकार के भी अच्छे नहीं हैं। अगर आम आदमी के आर्थिक हालात खराब हैं तो सरकार के भी आर्थिक हालात खराब हैं। तो अच्छा यही होगा, और इसीलिए सरकारें अभी तक देखेंगे लॉकडाउन से बच रही हैं। और सेकंड वेव जिस तेजी से आप देखेंगे विश्व पटल पर शुरू हुई थी, और तो उस समय हमें जो सबक लेना चाहिए था वो शायद हमने नहीं लिया। और उसी का परिणाम है कि भारत में भी सेकंड वेव बड़ा तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि चिंता का विषय है? एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, पद यात्राएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो सरकार को भी एक अपना जो मार्ग है वो क्लियर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मार्ग क्लियर रखना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि CMD हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर DK गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। सर, अगर कोई बीमारी होती है तो एक डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि एक डॉक्टर की सलाह वरदान साबित हो जाती है। हमारे देश में इस समय जैसे हालात कोरोना को लेकर हो चुके हैं, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, ये हालात सब हम सबकी वजह से हुए हैं। ठीक है, हम सब लोगों ने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, हमारी सरकार, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे विपक्षी दल, हमारे धर्मगुरु, इन सब ने मैसेज ठीक नहीं दिया। कहीं ना कहीं विजन की कमी रह गई, कहीं कहीं कुछ ऐसे एक्टिविटीज थी जो नहीं करनी चाहिए, जिसका गलत मैसेज गया पब्लिक में, जिसकी वजह से जो भय था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसी वजह से पब्लिक ने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर थे उनका पालन बंद कर दिया, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, चाहे बार बार हाथ धोने हो, चाहे खांसी छींकते समय ध्यान रखना हो। ये सब बातें ऐसी जरूरी थी जिसकी वजह से हम लोग इससे बच सकते थे। दूसरी बात, पब्लिक के अंदर कोविड फटीग हो गया था। लगातार बंद रह के, लगातार मास्क लगा के, लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करके वो उग चुकी थी। तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंशन का जो दूसरा तरीका था वो था वैक्सीनेशन प्रक्रिया, उसको तेज करना चाहिए था। तो उस पर हम लोगों ने जो स्पीड थी वो कम रही है। अभी हमें वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लगभग कम से कम 1 करोड़ रोज लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। सभी एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, और जितने भी लोग हैं, कंपलसरी कर देना चाहिए वैक्सीनेशन को। जो नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि वो खाली अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं। अगर वो वैक्सीनेट नहीं होंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है और वो दूसरों को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी जान तो जोखिम में डाल सकते हैं, बट किसी और की जान को जोखिम में डालने का अधिकार हम सबको नहीं है। तो इसलिए हमें इस वैक्सीनेशन को कंपलसरी करना चाहिए। साथ में आउटरीच प्रोग्राम करने चाहिए, कैंप करने चाहिए वैक्सीनेशन के। जितनी स्कूल्स हैं, कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, RWAs हैं, सोसाइटीज हैं, उन सब में जा के वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, थोड़ा मेडिकल इक्विपमेंट और किट चाहिए, जिसके साथ ले जाके हम लोग आसपास की सोसाइटी में वैक्सीनेट कर सकते हैं। क्योंकि इतने कम सेंटर पे अगर वैक्सीन कर लगाएंगे तो अगले 1 साल 2 साल तक भी हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। और हमें पता है 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, या उनको नेचुरल इन्फेक्शन होगा, तभी हमारे हर्ड इम्यूनिटी आएगी। नेचुरल इन्फेक्शन के खतरे इतने सारे हैं कि इतनी सारी मौतें होंगी, इतना सारा जानमाल का खतरा होगा, इतने सारे ICU बेड्स भरे जाएंगे, लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो वो अच्छा नहीं रास्ता है। अच्छा रास्ता यही है कि हम अपनी जो जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबको जल्द से जल्द टीकाकरण के माध्यम से उनको इम्यूनाइज करें और हम हर्ड इम्यूनिटी लाने का प्रयास करें। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि हम सबको पता है इस टाइम लहर आ चुकी है, पीक पे लहर है, और अभी अगले 1-2 महीने सब कुछ रहेगा, उसके बाद ही शायद कर्व फ्लैटन होगा। तो इस समय पहला तरीका था कि हम प्रिवेंशन प्रिकॉशन करें। प्रिकॉशन में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब दूसरा मेथड क्या है? अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। उसके लिए हमें टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। जो नंबर दिख रहे हैं वो बहुत कम नंबर दिख रहे हैं। दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब नीचे इसके बहुत बड़े नंबर्स हैं जो इनकी जांच नहीं हो पा रही। तो इसलिए हमें टेस्टिंग को रैंप अप करना पड़ेगा, टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट सबसे ज्यादा करने पड़ेंगे। एंटीजन टेस्ट को हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जो टेस्टिंग करने के बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको आइसोलेट करना, और उनको अर्ली डायग्नोसिस करने के बाद
ट्रीटमेंट देना, रेमडेसिविर है, एंटीवायरल ड्रग्स है, सपोर्टिव ड्रग्स है, ऑक्सीजन है, एज अर्ली एज पॉसिबल उन लोगों को देना। तो इसके लिए हमें अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करना पड़ेगा, हमें बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, खास करके आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमें अपने जितने भी जो टेस्टिंग जो हमारी फैसिलिटीज है उनको बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार, थकावट, हेडेक, सर दर्द या नाक में सूंघना आना, मुंह में टेस्ट चलाना, ऐसा कोई भी सिम्टम आता है या कोई ऐसा मरीज है जो आसपास कभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में है, उस सबको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, सो दैट हम उसको अर्ली डायग्नोस कर सकें और उसको अर्ली ट्रीट कर सकें और उसकी वजह से दूसरे लोगों में ना हो सके, इसके लिए उसको आइसोलेट कर सकें। जी, डॉक्टर डी के गुप्ता, वैक्सीनेशन को लेकर ही मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी एक डर लोगों में है। अगर रोहतक पीजीआई की वहां पर बात कर लें तो वहां पर तकरीबन 22 डॉक्टर्स को कोरोना हुआ और उसमें कुछ ऐसे भी थे जो कि वैक्सीन की डोज ले चुके थे, उसको लेकर एक डर है। जी, तो आप बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने काजल जी। मैं बताना चाहूंगा, वैक्सीनेशन का काम जो है, जो कोविड वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड है, दोनों इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये प्रूवन है कि ये लोग अभी तक इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहे, ऐसी वैक्सीन अभी नहीं आई है। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन का मेन उद्देश्य है वो है आपके अंदर बीमारी को बचाना, बीमारी से बचाना आपको, दूसरा बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन होंगे, जो कठिनाइयां होंगी, जो उनको बचाना, और तीसरा डेथ को बचाना। तो मतलब वैक्सीनेशन से आप बीमार होने से बचेंगे, अगर बीमार हो भी गए तो आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, ARDS है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर, ये सब चीजें नहीं होंगी, और ये नहीं होगी तो डेथ से आप बच जाएंगे। तो वैक्सीन का ये मतलब कतई नहीं है कि आप इन्फेक्शन नहीं ले सकते। तभी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। दूसरी बात, वैक्सीन लगाने में एक सिंगल डोज लगाने के बाद लगभग 30% इम्यूनिटी आती है और 2 डोज लगाने के बाद 70% का इम्यूनिटी आती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कतई है कि आप दोनों डोज लगवाने के बाद भी सिर्फ 70% ही इम्यूनाइज मतलब प्रोटेक्टेड है, 30% फिर भी रिस्क रहेगा आपको बीमारी होने का, लेकिन बीमारी की जो सीवियरिटी होगी वो थोड़ी हल्की हो सकती है। तो इसलिए हमें अभी दोनों बातें साथ साथ करनी पड़ेंगी। पहला प्रिवेंशन और प्रिकॉशन, कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना और वैक्सीन लगाना। दूसरा ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, उसके लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे काम करना पड़ेगा। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ज़्यादा काम है, लेकिन अब यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर एक और दिक्कत हो जाती है। अब तक लोग सोच रहे थे कि क्योंकि पूरे देश को इंतज़ार था, जब लगभग 1 साल पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी, सबको इंतज़ार था कि दवाई कब आएगी, दवाई कब आएगी। जब दवाई आई तो लगभग वो टेंशन लोगों की ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टेंशन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही दवाई आ गई है। जी बिल्कुल ठीक करें, तो दवाई आ गई, लेकिन दवाई अभी पूरी मिली कहाँ किसी को? अभी सिर्फ हम 1 करोड़ लोगों को 2 डोज लगा पाए वैक्सीन की, मतलब 0.7% जो हमारी आबादी का है। अगर हम पूरी आबादी की बात करें, एक सिंगल डोज की, तो लगभग 5%, मतलब लगभग 7 साढ़े 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगा पाए, जो एक हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या 138 करोड़ जनसंख्या है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमें पता है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो हमें 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो दवाई के बारे में जो भ्रम है, दवाई के बारे में जो कंडीशंस लगाई हुई हैं, उन सबको हटाना चाहिए, उन सबको दूर भगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग योग्य हैं, उन लोगों को आए, वो वैक्सीन लगवाएं, फर्स्ट डोज भी लें, सेकेंड डोज भी लें, एज अर्ली एज पॉसिबल। और जो लोग एलिजिबल नहीं है, सरकार को चाहिए उन सबके लिए, जो 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं, सबके लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को खोल देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कॉर्पोरेट में, सब जगह वैक्सीन लगनी चाहिए। सुपरवाइज अच्छे से ध्यान रखें कि हम सेफ्टी और प्रिकॉशन का ध्यान रखें। तो उससे क्या होगा, हम इस दवाई को घर घर में पहुंचा सकते हैं। हर बच्चे नहीं, हर एडल्ट को, हर वयस्क को हमको इम्यूनाइज करना चाहिए, तभी शायद हम कंट्रोल पा पाएंगे। और एक चीज़ और, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्योंकि ये लगातार खबरें चल रही थी, लोगों में खबरें चल रही थी, पब्लिक के बीच में खबरें चल रही थी कि वैक्सीन लगने के 6 से 7 महीने के बाद इसका असर खत्म हो जाता है। अब ये मात्र अफवाह है या फिर क्या है, आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। क्या क्वेश्चन दोबारा बताएंगे? सवाल मेरा यह है कि लोगों में खबरें चल रही कि वैक्सीन लगने के 6-7 महीने के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। अब ये अफवाह है या फिर खबर है, पुख्ता खबर है, आप इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि देश में जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग अफवाहों में ना रहें।
बिल्कुल, तो कोई भी वैक्सीन एक तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती। बहुत कम वैक्सीन है ऐसी जिनसे हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, उनकी भी 1 या 2 डोजेज चाहिए होती हैं। जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, इनकी 2 डोज लगाने के बाद आपको लगभग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। इनको लाइव वैक्सीन बोलते हैं। जो हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है, एक होलसेल किल्ड वैक्सीन है, एक स्पाइक प्रोटीन किल्ड वैक्सीन है। दोनों किल्ड वैक्सीन जो है 60 से 70% 80% तक इम्यूनाइज करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। और जो इनकी इम्यूनिटी होती है, अगर 2 डोज लगाने के बाद अभी तक जो स्टडी में देखा गया लगभग 10 से 12 महीने तक आपको प्रोटेक्ट करेंगी। हो सकता है 1 साल बाद आपको दूसरी वैक्सीन की डोज लगानी पड़े, बूस्टर, जैसे हम लोग स्वाइन फ्लू की लगाते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके हमें बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टडीज आनी ही है, लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुई, क्योंकि हमने जनवरी में वैक्सीन लगाना शुरू किया है। तो लगभग 1 साल हमें चाहिए स्टडी करने के लिए कितना ड्यूरेशन तक ये हम सबको प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन फिर भी मिनिमम प्रोटेक्शन 10-12 महीने हमें मिलेगा। तो इसलिए इस भ्रम में ना जाएं कि प्रिपरेशन कितना, जब तक 12 महीने में तो कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कम लोगों को आहत करके कंट्रोल हो या बहुत सारे लोगों को आहत करके कंट्रोल हो। अगर ये चाहते हैं बहुत सारे लोगों को ना आहत करे, जान माल का खतरा ना हो, तो हम सबको वैक्सीन लगानी चाहिए बिना किसी भ्रम के। और अगले साल तो बहुत सारी अन्य वैक्सीन में आ जाएंगी, हो सकता है वो 2 साल के लिए इफेक्टिव हो, 5 साल के लिए इफेक्टिव हो। तो अभी ये हमें देखना है, तो इसलिए हम इन सब में ना जाएं कौन सी वैक्सीन लगानी है, कौन सी साइड इफेक्ट, किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। दोनों वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, दोनों के साइड इफेक्ट बहुत कम है। कुछ लोकल साइड इफेक्ट होते हैं कि वहाँ पे लोकल साइड पे पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना। इसके अलावा सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं, तो बुखार आना, हल्का सा सर दर्द होना, हेडेक होना, बॉडी फटीग होना, थकावट होना। तो ये 1-2 दिन में रहते हैं दोनों वैक्सीन में, और ये नॉर्मल चीज है। अगर किसी को साइड इफेक्ट आ रहे हैं, इट मींस आपकी जो बॉडी है, आपका जो अंदर का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्स कर दे रहा है। इट मींस आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है, आपको रोग से लड़ने की क्षमता है आपके अंदर। तो ये तो अच्छी बात है, इसको हम बुरा क्यों मान रहे हैं? बिल्कुल। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होती है तो जाहिर सी बात है एक डॉक्टर की सलाह वरदान साबित होती है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।